Very good afternoon to all of you. How are you, dear? I hope you are very fine. That's okay. मैंने जो क्लासेस डाली है, आप लोग क्लासेस कम वॉच करते हो, मैंने देखा है, और इसका नतीजा है आप लोगों का नॉलेज भी कम हो रहा है। आप लोगों को चाहिए कि आप प्ले लिस्ट पे जाइए, हमारे प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे सारे बेसिक वीडियो डाले हुए हैं आपके काम के। उस वीडियो को देखिए, 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो होता है, आपको समझना चाहिए, देखना चाहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना चाहिए, जिससे कि आप नॉलेज गेन कर सकें। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, तो मामला बिगड़ता जाएगा और फिर नॉलेज जहाँ था, जितना था, उससे भी कम हो जाएगा अगर पढ़ाई पे ध्यान नहीं दोगे। खैर चलो, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आएगी। मेरे प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को अपलोड कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अब जो मैं आपको अगला टॉपिक बताने जा रहा हूँ, वो टॉपिक वही रिलेटेड टू मैटर ही है। तो हमने क्या पढ़ा था? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर में हमने पढ़ा था कि पार्टिकल्स, मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड एटम। फिर हमने पढ़ा था द गैप बिटवीन टू पार्टिकल्स। फिर हमने पढ़ा था पार्टिकल्स रिपेल एंड अट्रैक्ट टू ईच अदर। फिर हम लोगों ने पढ़ा था पार्टिकल्स मूव और वाइब्रेट, उनको बैठने कहिए। तो ये हमने पढ़ा था। फिर मैंने आपको बताया था कि एटम्स कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में। मैंने सेंटर ऑफ मास के बारे में भी आपको बताया था। बहुत बच्चों ने प्रैक्टिस भी किया, मुझे अच्छा लगा। कुछ मैसेज भी आए, कुछ कॉल्स भी आए, सर इसे और अच्छे से डिफाइन करिएगा, थोड़ा और इस पर काम किया जाए। तो हम काम करेंगे। देखो, तुम्हें पता है मास और वेट ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। मैं पहले थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेता हूँ। मास और वेट दो अलग अलग चीज़ें हैं। सुनने में एक ही जैसा है, आप देखते हो अरे मास कितना है, अरे वेट कितना है, लोगों को लगता है कि हम एक ही चीज़ बता रहे हैं, लेकिन साइंस में ये अलग अलग। मास होता है टोटल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ बॉडी, इट्स कॉल्ड मास, ठीक है। और वेट होता है द ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, ठीक है, ऑफ इट्स मास, इज कॉल्ड वेट। वेट का फॉर्मूला होता है मास इंटू ग्रेविटी, ठीक है। अगर मेरा मास 40 केजी है, तो वेट क्या होगा? 40 केजी इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अर्थ की ग्रेविटी का वैल्यू है, ये अर्थ के ग्रेविटी का वैल्यू है। और ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 92 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको ये भी लिख सकते हैं 90 इतना न्यूटन, ठीक है। अगर तुम मून पे चले जाओ, तो वहाँ तुम्हारे मास में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अगर तुम अर्थ पे 40 केजी के हो, तो मून पे भी मास तुम्हारा 40 केजी ही होगा। क्यों? क्योंकि मास क्या है? टोटल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ बॉडी। लेकिन मून पे तुम्हारा वेट कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? तो अर्थ के ग्रेविटी से 6 गुना कम ग्रेविटी है मून का। मून की जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी ऑफ मून, वो होता है 9.8/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो, तुमको याद होना चाहिए अर्थ का ग्रेविटी कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मून का ग्रेविटी कितना है? 9.8/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ये तुमको याद होना चाहिए, ठीक है। तो अर्थ पे तुम्हारा मास तो चेंज नहीं होगा, लेकिन अर्थ पे तुम्हारा वेट चेंज हो जाएगा। और दूसरी चीज, मास एक स्केलर क्वांटिटी है और वेट वेक्टर क्वांटिटी है। तो पार्टिकल्स तो देखो, पार्टिकल्स के अलग अलग 5 एटमॉस्फेयर है, पार्टिकल्स के अलग अलग रूप हैं, पार्टिकल्स का अलग अलग यूज है, कहीं पे एटम बनकर, ठीक है, ये बताता है कि कोई चीज सॉलिड क्यों है, लिक्विड क्यों है, गैस क्यों है, प्लाज्मा क्यों है, वो स्टीम कंडेंसेट क्यों है। कहीं पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के वैलेंसी बनाता है, लूज और गेन भी करता है। और तो कहीं पे सेंटर ऑफ मास भी बताता है। तो कहने का मतलब है, देखो केमिस्ट्री रिलेटेड है। मैं ये नहीं कह रहा था कि मुझे इस टॉपिक के बीच में मास और वेट क्यों पढ़ना चाहिए था, इसलिए पढ़ना था कि तुम्हें का एहसास हो कि हम जो पढ़ रहे हैं वो कितना रिलेटेड है, हमारा नॉलेज का लेवल क्या होना चाहिए साइंस को समझने के लिए। एक पार्टिकल से हम फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ सकते हैं और तरीके से पढ़ सकते हैं। तो अब पता चला मास और वेट में क्या अंतर है। अभी तक में क्या पता था कि मास और वेट एक होता है, जनरली बच्चों का कॉन्सेप्ट ऐसा ही था, लेकिन अब समझ में आ गया होगा कि भैया मास और वेट आकाश जमीन का फर्क है। मास स्केलर क्वांटिटी है और वेट वेक्टर क्वांटिटी है, इतना अंतर है। मास को मेजर करते हैं स्प्रिंग बैलेंस से, सॉरी विंग बैलेंस से, ठीक, दोनों तरफ जो होता है, और वेट को मेजर करते हैं स्प्रिंग बैलेंस से। मास का यूनिट होता है केजी, वेट का यूनिट होता है न्यूटन या केजी मीटर पर सेकेंड। कोई बात नहीं। अब देखो हम उस दिन के टॉपिक पर रिटर्न आते हैं। हम उस दिन क्या पढ़ रहे थे कि सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होता है, उसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिल्कुल ही कम होता है। अब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम है तो उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाएगा। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाएगा तो नॉर्मल सी बात है, उसको कंप्रेस क्या करोगे? अब ऑलरेडी वो चिपका हुआ है, ऑलरेडी कोई गैप नहीं है, तो और कितना हम क्लोज कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। उसी तरह गैस का था, लिक्विड का था। मैंने कहा था कि जब, और दूसरी चीज पता है, सॉलिड और लिक्विड किसी भी कंटेनर में पूरी तरह से भरा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि सॉलिड और लिक्विड के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, ठीक है, वो किसी भी कंटेनर के साथ एक क्लोजली रिलेशंस, कोई देखो दो तो एक तुम पढ़ोगे आगे, हम तुमको पढ़ाएंगे। एक फोर्स होता है कोहेसिव फोर्स, एक फोर्स होता है एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या होता है? जब सेम पार्टिकल्स के बीच, जब सेम पार्टिकल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बनता है या सेम पार्टिकल्स के बीच जब फोर्स बनता है तो हम लोग उसको कहते हैं कोहेसिव। और जब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स बनता है तो कहते हैं एडहेसिव, ठीक है। अब मान लो हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स क्या है? H2, H2। तो दो हाइड्रोजन के बीच कौन सा फोर्स हुआ? कोहेसिव, क्योंकि सेम दो हाइड्रोजन से मिला है H2, सेम दो हाइड्रोजन से मिलकर H2 बना है क्या? तो वो हो गया कोहेसिव फोर्स। और वहीं अगर वाटर की बात करते हैं तो वाटर कैसे बना है? H2O। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच फोर्स है तो उसको कहते हैं एडहेसिव फोर्स। सरफेस टेंशन का नाम सुना होगा तुम लोगों ने, याद करो एक दिन बात हो रही थी, मैंने कंटेनर कभी भी पूरी तरह से नहीं भरता है पानी से। किसी को भ्रम होगा कि कंटेनर को तुम पानी से पूरी तरह भर सकते हो, नहीं, कंटेनर को पानी से पूरी तरह नहीं भर सकते हो। पता है क्यों? वहां सरफेस टेंशन बनता है। जब पानी को गिलास में डालते हैं ना, तो पानी और गिलास के बीच एक एडहेसिव फोर्स क्रिएट होता है। देखो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच कोहेसिव फोर्स है, पानी जिससे बना है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से उसके बीच कोहेसिव फोर्स है। देखो पानी H2O और H2O, ये H2O, ये H2O, इसके बीच कौन सा फोर्स है? कोहेसिव। लेकिन इस H2O में H और O के बीच कौन सा फोर्स है? एडहेसिव। जब पानी को गिलास में डालेंगे तो गिलास के सरफेस और पानी के बीच जो फोर्स बनेगा वो हो जाएगा एडहेसिव, ठीक है। तो वो फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स बन जाता है और पानी कभी भी गिलास में पूरी तरह से नहीं भरता है, लेकिन गैस भर जाएगा।
तो गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण वहाँ जो एडहेसिव फोर्स बनता है कंटेनर और गैस के बीच में वो पुअर होता है। तो वहाँ भी फोर्स बनता है लेकिन वो कंटेनर को फिल कर सकता है, ठीक है, वहाँ सरफेस टेंशन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे सरफेस टेंशन होता है। तुम देखते हो कि जब भी गिलास में पानी डालते हैं बिल्कुल प्लेन नहीं रहता है, 100% स्मूथ या प्लेन नहीं होगा, कुछ कर्व होगा, कुछ कर्व होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हम चर्चा करेंगे, टेंशन फ्री रहो। तो साइंस इसी का नाम है, नॉलेज इसी को कहते हैं। हम शुरू कहाँ हुए, कहाँ चल रहे हैं, लेकिन कोरिलेटेड हमेशा कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स के बैलेंस को लेके चलना पड़ता है। चीजों को सुनो, चीजों को लिखो कॉपी में। अब हम बात कर रहे थे अपने कोचिंग की, प्लाज्मा की। पता है प्लाज्मेटिक स्टेट गैस में होता है। सन इतना क्यों रोशनी करता है, सन इतना चमकीला क्यों होता है? प्लाज्मेटिक स्टेट में सन के अंदर जो गैस है ना वो प्लाज्मेटिक स्टेट में होता है। क्या होता है ना, जब दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आपस में, जब दो हाइड्रोजन एटम आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है, तो दोनों का न्यूक्लियस मिलकर, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस छोटा है, जब वो दोनों मिलता है तो एक बड़ा हीलियम का एटम बना देता है। ठीक, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना, 1, हीलियम का 2, और जब 2 हाइड्रोजन मिला तो एक हीलियम बन जाता है, तो वह न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। आज भी मैं क्लास में बोल रहा था, कालिदास को मैंने पूछा भी था कि न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब क्या समझते हो? दो छोटे मॉलिक्यूल्स या एटम जब आपस में मिलते हैं और एक बड़े मॉलिक्यूल्स या एटम का निर्माण करते हैं तो वो कहलाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, और जब दो छोटे मॉलिक्यूल्स या एटम मिले या एक बड़ा मॉलिक्यूल्स टूटे, दो छोटे मॉलिक्यूल्स या दो छोटे एटम में, तो हैवी एनर्जी रिलीज होता है, क्योंकि तुम न्यूक्लियस को ब्रेक कर रहे हो। तुमको मैंने क्या कहा था, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन, ठीक, तो न्यूक्लियस को ब्रेक कर रहे हो। जब न्यूक्लियस ब्रेक होगा तो हैवी अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगा, और वो एनर्जी क्या करेगा, गैस को हीट करेगा। गैस जैसे हीट होगा तो गैस का जो एटम्स है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना शुरू कर देगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना शुरू कर देगा। और तुमको पता है जैसे इलेक्ट्रॉन लूज होगा उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और फिर चार्ज पार्टिकल्स और अनचार्ज पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करेंगे, ठीक, और इस कंडीशन में हैवी एनर्जी रिलीज होगा, इस कंडीशन में हैवी एनर्जी रिलीज होगा, और इसी एनर्जी के कारण सन से इतनी ज्यादा मात्रा में रोशनी निकलती है, सन चमकता है। अब समझे? तो ये कोचिंग का नाम प्लाज्मा क्यों है? कोचिंग का नाम प्लाज्मा इसलिए है कि तुम्हारे अंदर जो भी इरर्स ऑफ एजुकेशन है, जो भी इरर्स ऑफ नॉलेज है, उसको इम्प्रूव किया जाएगा। या तो तुमको न्यूक्लियर फ्यूजन में या तो न्यूक्लियर फिजन में ले जाया जाएगा, ठीक है, और फिर उससे जो एनर्जी निकलेगी उसे तुम खुद एब्जॉर्ब कर कर महान बनोगे और एक नॉलेजेबल पर्सन बनोगे, ठीक है। अब समझ में आया कि तुम प्लाज्मा कॉन्सेप्ट में पढ़ते हो, प्लाज्मा क्या है समझ में आया? प्लाज्मा गैस का वो कंडीशन है जिसमें गैस चमकने लगता है। तुम अपने आप को ऐसे भी मैं तुम्हें कभी नहीं कहता तुम सॉलिड बन के रहो, तुम हमेशा गैस बन के रहो, और मेरा एजुकेशन का एनर्जी तुमको चमकने को मजबूर कर देगा और तुम ब्राइटनेस में जाओगे, तुम चमकोगे। यही होता है प्लाज्मा। क्लियर? कोई डाउट? न्यूक्लियर ऐसे क्या होता है कि तुम जनरली न्यूक्लियस को तोड़ नहीं सकते हो, न्यूक्लियस को तोड़ना इम्पॉसिबल है, लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो अपने न्यूक्लियस को खुद ब खुद तोड़ते रहते हैं, जिससे रेडियो एक्टिव वेव निकलता है, जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम, ठीक है, ये सब ना रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, इसके न्यूक्लियस खुद टूटते हैं, ठीक। अब क्या होता है कि जैसे सन है, सन के अंदर क्या होता है कि सन में हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है, ठीक, तो हाइड्रोजन गैस जब दो हाइड्रोजन गैस आपस में जब जुड़ता है ना, ठीक, तो वहां पे एक बड़ा एटम का निर्माण होता है और वो हीलियम का एटम होता है, ठीक है। तो जब दो छोटा एटम मिलकर बड़ा एटम बना है तो हम लोग उसको कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक। और फ्यूजन क्या होता है, जब एक बड़ा टूटता है दो भाग में, जैसे यूरेनियम दो भाग में टूटेगा तो थोरियम बनाएगा, पोलोडियम बनाएगा, ठीक है, तो वो कहलाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो दोनों ही कंडीशन में हैवी एनर्जी रिलीज होता है,
दोनों ही कंडीशन में हैवी एनर्जी रिलीज होगा, क्योंकि न्यूक्लियस तोड़ना संभव नहीं है, और जब न्यूक्लियस टूटेगा तो एनर्जी बनेगा ही बनेगा, तगड़ा एनर्जी बनेगा, तगड़ा। इतनी एनर्जी बनेगी ना कि एक परमाणु बम अगर छोड़ दिया जाए तो तुमको पता है क्या हो सकता है। याद होगा सेकेंड वर्ल्ड वार में क्या हुआ था नागासाकी और हिरोशिमा में, 1945 की बात है, याद है ना, पढ़े हो ना। तो वही चीज है, तो ये तुमको समझना पड़ेगा कि न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन ये दो टर्म होता है। और प्लाज्मा में भी यही होता है। प्लाज्मा में क्या होता है, जब गैस को एनर्जी मिलता है ना, जब गैस को हीट मिलता है तो गैस के एटम्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने लगते हैं और हैवी अमाउंट रिलीज होता है। अब एक एटम तो है नहीं, तुमको पता है कि एटम बहुत छोटा होता है, उसको नेक्ड आई से हम देख भी नहीं सकते हैं, तुम जानते हो ना। एटम को देखने के लिए एसटीएफ का यूज किया जाता है। तो अब देख, अब इतने सारे एटम से और सबसे इलेक्ट्रॉन लूज होना शुरू होगा, कितनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी, होगी ना। तो बस यही बात, ठीक है। तो इस क्लास को फिर से तुम्हें देखना है घर में और एंजॉय करना है, पढ़ाई को मजे से देखना है। कितना टाइम हुआ है? ठीक है, ओके, एक, चलो, थैंक यू।